हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और आज इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंकर या ये कहें एक इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं बेटी फ्रीडन का, आज हम लोग बेटी फ्रीडन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। आप लोगों को इनके बारे में एक बुक के नाम से इनको ज़्यादा जानते होंगे, द फेमिनिन मिस्टिक के नाम से। अक्सर करके एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछा भी गया है कि द फेमिनिन मिस्टिक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। और यहीं से हम लोग बेटी फ्रीडन के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि आखिर में बेटी फ्रीडन हैं कौन। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आखिर में समाजशास्त्र में इनको हम क्यों पढ़ते हैं। तो लेक्चर आज का थोड़ा लेंदी है बट हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों को कम्प्लीटली बेटी फ्रीडन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बेटी फ्रीडन जी हैं और इनके बारे में अब हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो बेटी फ्रीडन या फ्रीडन 4 फरवरी 1921 से इनका जन्म रहा है और 4 फरवरी 2006 को इनका देहांत होता है। तो ये इनका जीवन काल है। ये एक अमेरिकी नारीवादी लेखिका और कार्यकर्ता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति। उनकी 1963 की पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक को अक्सर 20वीं सदी में अमेरिकी नारीवाद की दूसरी लहर को, अमेरिकी नारीवाद को, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अमेरिकी नारीवाद की दूसरी लहर को जगाने का श्रेय दिया जाता है। इनके अगर पर्सनालिटी की बात करें तो कहते हैं लोग कि जब मान लेते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा बदलाव कोई लाना चाहे, वो भी एक फीमेल है, कोई अगर कोई एक महिला है और वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहती है तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो लोग बोलते थे कि कहते हैं कि ये एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी थी, बहुत ही बेबाक बोलने वाली महिला थी। और अगर हम बात ये कर रहे हैं कि अमेरिकी नारीवाद में दूसरी लहर को जगाने का श्रेय इनको दिया जाता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी रही होगी। 1966 में फ्रीडन ने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन की सह स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष ये चुनी गई। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि नाउ करके है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, इसकी सह स्थापना भी इन्होंने किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अमेरिकी समाज की मुख्य धारा में अब पुरुषों के साथ पूरी तरह से समान भागीदारी में लाना था। 1970 में नाउ के पहले अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के बाद फ्रीडन ने 26 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन की 50वीं वर्षगांठ पर समानता के लिए राष्ट्रव्यापी महिला हड़ताल का आयोजन किया था, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। फिर बाद में नारीवादी आंदोलन को व्यापक बनाने में राष्ट्रीय हड़ताल उम्मीदों से भी परे सफल रहे। अकेले न्यूयॉर्क शहर में फ्रीडन के नेतृत्व में मार्च ने 50,000 से अधिक लोगों को आकर्षित किया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ अकेले न्यूयॉर्क शहर में फ्रीडन के नेतृत्व को लगभग 50,000 लोगों ने फॉलो किया था या आकर्षित किया था। तो एक बहुत ही सफल वो आयोजन रहा जो मार्च था। 1971 में फ्रीडन ने अन्य प्रमुख नारीवादियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला राजनीतिक कॉकस की स्थापना की। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला राजनीतिक काकस। तो ये जो है काकस, इसका की टर्म है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे हम बेटी फ्रीडन को जोड़ के देखते हैं। फ्रीडन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रस्तावित समान अधिकार संशोधन की भी प्रबल समर्थक थी, जिसे 1970 के दशक की शुरुआत में नाउ के नेतृत्व में महिला समूहों के तीव्र दबाव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट से पारित किया गया था। संशोधन के कांग्रेस द्वारा पारित होने के बाद
फ्रीडन ने राज्यों में संशोधन के अनुसमर्थन की वकालत की कि यहाँ से भी, अन्य राज्यों से भी समर्थन होना चाहिए, और अन्य महिला अधिकार सुधारों का समर्थन किया था। उन्होंने गर्भपात कानूनों को निरस्त करने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, लेकिन बाद के कई उदार नारीवादियों के गर्भपात केंद्रित पदों की आलोचना की। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रभावशाली लेखिका और बुद्धिजीवी के रूप में जानी जाने वाली फ्रीडन 1990 के दशक के अंत तक राजनीति और वकालत में सक्रिय रहीं। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं। तो ये 6 किताबें जो हैं ये आप लोगों को याद रखना है, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो पहला तो फेमिनिन मिस्टिक आप लोगों को पता ही है। 1960 के दशक की शुरुआत में फ्रीडन नारीवाद के ध्रुवीकृत और चरमपंथी गुटों की आलोचक थीं, जो पुरुषों और गृहिणियों जैसे समूहों पर हमला करते थे। उनकी बाद की किताबों में से एक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, द सेकेंड स्टेज। 1981 में फ्रीडन द्वारा कुछ नारीवादियों की अतिवादी जातियों की आलोचना की है। इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। फ्राइडन का जन्म बेटी नाओमी गोल्डस्टीन के रूप में 4 फरवरी 1921 को इलिनोइस के पियोरिया में हुआ था। हैरी और मिरियम गोल्डस्टीन के घर, जिनके धर्मनिरपेक्ष यहूदी परिवार रूस और हंगरी से थे। हैरी के पास पियोरिया में एक ज्वेलरी स्टोर था, और जब फ्राइडन के पिता बीमार पड़ गए तो मिरियम ने एक अखबार के समाज पृष्ठ के लिए लिखा। घर के बाहर उसकी माँ का नया जीवन बहुत अधिक संतुष्टिदायक लग रहा था। एक युवा लड़की के रूप में फ्रीडन मार्क्सवादी और यहूदी दोनों हलकों में सक्रिय थी। बाद में उसने लिखा है कैसे वह कई बार के समुदाय से अलग थलग महसूस करती थी। तो कई बार वो है जो बाद का समुदाय था वहाँ का, उससे वो काफ़ी अलग थलग महसूस करती थी, और कहती हैं ये महसूस करती थी कि उनका अन्याय के खिलाफ जुनून यहूदी विरोधी अन्याय की मेरी भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। तो जो अन्याय के खिलाफ इनका जो जुनून दिखता है वो यहूदी विरोधी अन्याय जो वहाँ पे दिखाई दे रहा था उसकी भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। उसने पियोरिया हाई स्कूल में पढ़ाई की और स्कूल के अखबार में शामिल हो गई। जब एक कॉलम लिखने के लिए उनका आवेदन ठुकरा दिया गया तो उसने और उसके 6 अन्य दोस्तों ने टाइड नामक एक साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें स्कूली जीवन के बजाय घरेलू जीवन पर चर्चा की गई। 1938 में फ्रीडन ने महिलाओं के स्मिथ कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपने पहले वर्ष में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्रवृत्ति पुरस्कार जीता। अपने दूसरे वर्ष में उन्हें कविता में रुचि हो गई और कैंपस प्रकाशनों में उनकी कई कविताएं जो हैं वो प्रकाशित हुईं। 1941 में वह स्कैन अर्थात स्मिथ कॉलेज एसोसिएटेड न्यूज़ की प्रधान संपादक बनी। उनके नेतृत्व में संपादकीय अधिक राजनीतिक हो गए, एक मजबूत युद्ध विरोधी रुख अपनाया और कभी कभी विवाद भी पैदा किया। उन्होंने 1942 में मनोविज्ञान में एक प्रमुख के साथ सुम्मा कम लाउड और फी बीटा कप्पा से स्नातक किया। वह स्मिथ में अपने समय के दौरान चैपिन हाउस में रहती थी। तो ये इनकी कुछ पर्सनल बातें हैं। ओके 1943 में उन्होंने एरिक एरिक्सन, जिसका नाम आप सभी को भी पता है, एरिक एरिक्सन को भी हम लोग पढ़ते हैं, के साथ मनोविज्ञान में स्नातक कार्य के लिए फेलोशिप पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में 1 वर्ष बिताया। वह मार्क्सवादियों के साथ घुलने मिलने के साथ साथ राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गईं। उनके कई दोस्तों की FBI द्वारा जांच भी की गई थी। अपने संस्मरणों में उन्होंने दावा किया कि उस समय उनके प्रेमी ने उन पर आगे की पढ़ाई के लिए PhD फेलोशिप ठुकराने और अपने अकादमिक करियर को छोड़ने का दबाव बनाया था कि अभी तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए।
ओके, लेखन कैरियर इनका हम लोग देखते हैं तो 1963 के पहले की क्या स्थिति है, क्योंकि 1963 में इनकी फेमिनाइन मिस्टिक आती है और जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। बर्कले छोड़ने के बाद बेटी वामपंथी और मजदूर संघ प्रकाशनों के लिए पत्रकार बन गई। 1943 और 46 के बीच उन्होंने फेडरेटेड प्रेस के लिए लिखा और 1946 और 1952 के बीच उन्होंने यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के यूई न्यूज़ के लिए काम किया। उनका एक काम हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी पर रिपोर्ट करना था। तब तक विवाहित हो चुकी फ्रीडन को 1952 में यूनियन अखबार यूई न्यूज़ से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। यूई न्यूज़ छोड़ने के बाद वह कॉस्मोपॉलिटन सहित विभिन्न पत्रिकाओं के लिए एक स्वतंत्र लेखिका बन गईं। फ्रीडन के जीवन लेखक डैनियल हॉरोविट्ज के अनुसार ये इनके जीवनी के लेखक हैं और इनका जो जीवनी है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइफ सो फार है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2000 में बुक पब्लिश होती है, ये इनकी जीवनी है। तो अगर ये कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि लाइफ सो फार जो है ये किसकी बुक है या किसकी जीवनी है, तो ये बेटी फ्रीडन की है। ओके, फ्रीडन ने एक श्रमिक पत्रकार के रूप में शुरुआत की थी जब उन्हें पहली बार महिलाओं के उत्पीड़न और बहिष्कार के बारे में पता चला था। हालांकि फ्रीडन ने खुद अपने काम की इस व्याख्या पर विवाद किया था। अब यहाँ पे हम लोग इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है द फेमिनिन मिस्टिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1957 में अपने 15वें कॉलेज रियूनियन के लिए फ्रीडन ने कॉलेज के स्नातकों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उनकी शिक्षा, उसके बाद के अनुभवों और उनके वर्तमान जीवन से संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया गया। रियूनियन मीन्स आप सभी को पता होगा कि जब सभी लोग कॉलेज के जो साथी होते हैं, जो दोस्त यार होते हैं, और फिर वो अलग अलग जगहों पे अपने अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, तो वो बाद में एक जगह ईयरली, चाहे जब उन लोगों की प्लानिंग हो उसके अनुसार वो लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और फिर पुरानी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं या लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये 15वें कॉलेज रियूनियन पे ये मिलती हैं, वहाँ पे एक सर्वेक्षण करती हैं और जिसमें उनकी शिक्षा, उनके बाद के क्या एक्सपीरियंस है हर किसी के लाइफ के, वर्तमान जीवन में वो कितने संतुष्ट हैं, इन सब पे उनका स्टडी जो था या सर्वे जो था केंद्रित था। उन्होंने जिस समस्या का कोई नाम नहीं है के बारे में लेख प्रकाशित करना शुरू किया और कई गृहिणियों से भावुक प्रतिक्रियाएं मिली, जो आभारी थीं कि वे इस समस्या का सामना करने वाली अकेली नहीं थी। मीन्स इस तरह की समस्याएं जो हैं वो बहुत सारे गृहिणियों या हमारे साथियों के साथ सेम हैं। किनारे स्त्री रहस्यवाद, यानी कि यहाँ पे ये हिंदी ट्रांसलेशन इसका गलत है। स्त्री रहस्यवाद तो सही है, द फेमिनिन मिस्टिक की बात की जा रही है कि शिकार लोगों से भरे पड़े थे। उन्होंने अपने पतियों को कॉलेज भेजने के लिए अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर शायद अपनी इच्छा के विरुद्ध 10 या 15 साल बाद वे तलाक के कारण मुश्किल में पड़ गईं। सबसे मजबूत लोग कमोबेश अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम थे, लेकिन 45 या 50 साल की महिला के लिए किसी पेशे में आगे बढ़ना और अपने बच्चे या फिर अकेले अपने लिए एक नया जीवन बनाना इतना आसान नहीं था। ओके, इसके बाद फ्रीडन ने इस विषय पर फिर से काम करने और इसे द फेमिनिन मिस्टिक नामक पुस्तक में विस्तारित करने का निर्णय लिया। 1963 में प्रकाशित इस बुक ने औद्योगिक समाजों में महिलाओं की भूमिकाओं को दर्शाया, विशेष रूप से पूर्णकालिक गृहिणी की भूमिका, जिसने फ्रीडन ने दम घोटू माना। मीन्स एक ऐसी लड़की जो कि उतनी ही पढ़ी लिखी थी और वो अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए अपने एक गृहिणी का रूप ले लेती है, अपना पूरा जीवन जो है घर के काम काज, बच्चों के देखभाल में निकालती है, जो कि वो भी उतना कर सकती थी जिस तरीके से उसका पति है अपना जीवन जी रहा है वो भी जी सकता है, लेकिन वो एक पूर्णकालिक यानी कि
एक कंप्लीटली हाउसवाइफ की तरह अपनी जीवन जी रही है। ये भूमिका जो है किसी महिला की, फ्रीडन ने कहा कि ये तो दम घुटने वाला है। अपनी पुस्तक में फ्रीडन ने एक उदास उपनगरीय गृहिणी का वर्णन किया जिसने शादी करने और 4 बच्चों की परवरिश करने के लिए 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। उसने अकेले होने पर खुद के भय की बात की, लिखा कि उसने अपने जीवन में कभी भी एक सकारात्मक महिला रोल मॉडल नहीं देखी जो घर के बाहर काम करती हो और अपने परिवार भी चलाती हो, और गृहिणियों के कई मामलों का हवाला दिया जो इसी तरह फंसा हुआ महसूस करती थीं। अपनी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से उन्होंने फ्रायड के लिंग ईर्ष्या सिद्धांत की आलोचना की। जो इन्होंने लेख लिखा था द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, इसको हम लोग अभी हिंदी में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस समस्या का कोई नाम नहीं होता है। तो ये लेख इन्होंने प्रकाशित किया था और वही इसका इंग्लिश जो है द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम का वर्णन फ्रीडन ने अपने पुस्तक के आरंभ में किया। तो इसी से जो लेख इन्होंने लिखा था जिसको कि बाद में फेमिनिन मिस्टिक ने इन्होंने उद्धृत किया है, तो उसी से इनकी इस बुक की इन्होंने शुरुआत की है। यह समस्या, इन्होंने लिखा है कि यह समस्या कई वर्षों तक अमेरिकी महिलाओं के मन में दबी रही, अनकही। यह एक अजीब सी हलचल थी, असंतोष की भावना, एक तड़प यानी कि एक लालसा, कुछ करने की इच्छा जो 20वीं सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को झेलनी पड़ी। हर उपनगरीय गृहिणी अकेली ही इससे जूझती रही। जब वह बिस्तर बनाती, किराने का सामान खरीदती, तो वह खुद से भी यह खामोश सवाल पूछने से डरती थी कि क्या यह सब है, या यह सब आखिर में क्या है, मैं क्या कर रही हूँ। फ्रीडन ने जोर देकर कहा कि महिलाएं किसी भी प्रकार के काम या किसी भी करियर पथ के लिए पुरुषों के समान ही सक्षम हैं, जबकि मास मीडिया, शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने इसके विपरीत तर्क दिए। उनकी पुस्तक न केवल इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने अमेरिकी समाज में आधिपत्यवादी लिंगवाद को चुनौती दी थी, बल्कि इसलिए भी कि यह महिलाओं की शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी के विस्तार के लिए 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती तर्कों के सामान्य जोर से अलग थी। जो और भी मुद्दे थे उनसे इनके जो मुद्दे थे इस बुक में अलग थे। जबकि पहली लहर की नारीवादियों ने अक्सर महिलाओं की प्रकृति के बारे में एक अनिवार्य दृष्टिकोण और समाज के बारे में एक कारपोरेटवादी दृष्टिकोण साझा किया था, यह दावा करते हुए कि महिलाओं के मताधिकार, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी से विवाह की घटनाओं में वृद्धि होगी, महिलाएं बेहतर पत्नियां और मां बनेंगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और दक्षता में सुधार होगा। 1950 के दशक के प्रतिबंध और इन भूमिकाओं में मजबूर कई महिलाओं की फंसी हुई कैद की भावना ने अमेरिकी महिलाओं को प्रभावित किया, जिन्होंने जल्द ही चेतना बढ़ाने वाले सत्रों में भाग लेना शुरू कर दिया और महिलाओं को प्रतिबंधित करने वाली दमनकारी कानूनों और सामाजिक विचारों के सुधार के लिए पैरवी करना शुरू कर दिया। यह पुस्तक जो है वो बेस्ट सेलर बन गई, यानी सबसे अच्छी बिकने वाली बुक हो गई है, जिसके बारे में कई इतिहासकारों का मानना था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन की दूसरी लहर के लिए प्रेरणा थी और इसने राष्ट्रीय और विश्व घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। फ्रीडन मूल रूप से द फेमिनिस्ट मिस्टिक का सीक्वल लिखना चाहती थी, जिसे वुमेन द फोर्थ डायमेंशन कहा जाना था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने केवल उस शीर्षक से एक लेख लिखा जो जून 1964 में लेडीज होम जर्नल में छपा। अन्य इनके जो काम है जिसमें कि मैंने बताया कि 6 किताबें इन्होंने लिखी हैं, तो फ्रीडन ने 6 किताबें प्रकाशित की। उनकी अन्य जो पुस्तक है, पहली तो द फेमिनिन मिस्टेक है, ये तो आप लोगों को पता है। द सेकेंड स्टेज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। इट चेंज माई लाइफ, राइटिंग्स ऑन द वुमेन मूवमेंट बियॉन्ड जेंडर, द फाउंटेन ऑफ एज शामिल है। उनकी आत्मकथा लाइफ सो फार जो है ये 2000 में प्रकाशित
हुई थी। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं और समाचार पत्रिकाओं में भी लिखा था। तो इसमें मैककॉल पत्रिका जो है ये आप लोग नाम याद रख सकते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन, न्यूज़डे, हार्पर, सैटरडे रिव्यू, मैड मोसेले, लेडीज़ होम जर्नल, फैमिली सर्कल, टीवी गाइड और ट्रू के लिए इन्होंने लेखन कार्य किया है। ओके, राष्ट्रीय महिला संगठन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला संगठन में आखिर में इनको क्यों हम जोड़ के देख रहे हैं, तो एक बार समझेंगे। 1966 में फ्रीडेन ने राष्ट्रीय महिला संगठन की स्थापना की और इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी। तो राष्ट्रीय महिला संगठन, ओके, नेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाउ के नाम से जानते हैं। फ्रीडेन सहित नाउ के कुछ संस्थापक जो हैं वो समान रोजगार अवसर आयोग द्वारा 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक 7 को लागू करने में विफलता से प्रेरित थे। महिलाओं की स्थिति पर राज्य आयोगों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें एक प्रस्ताव जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसमें EEOC को रोजगार में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के अपने कानूनी जनादेश को पूरा करने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार वे एक नया संगठन बनाने के लिए फ्रीडेन के होटल के कमरे में एकत्र हुए। एक कागज के नैपकिन पर फ्रीडेन ने संक्षिप्त नाम नाउ लिखा। बाद में अक्टूबर 1966 के नाउ आयोजन सम्मेलन में और लोग नाउ के संस्थापक बने। फ्रीडेन के नेतृत्व में NOW अर्थात नाउ ने महिलाओं और पुरुषों की कानूनी समानता की जमकर वकालत की। तो नाउ की जो फाउंडर हैं वो बेटी फ्रीडेन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समानता के लिए महिलाओं की हड़ताल की बात हम लोग कर लेते हैं। तो 1970 में नाउ ने फ्रीडेन के नेतृत्व में अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रपति रिचर्ड M. निक्सन के सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवार G. हैरोल्ड कॉस्वेल को अस्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का विरोध किया था, जो अन्य बातों के अलावा अगर देखा जाए तो महिलाओं को पुरुषों के साथ कार्यस्थल में समानता प्रदान करता था। 26 अगस्त 1970 को संविधान में महिला मताधिकार संशोधन की 50वीं वर्षगांठ पर फ्रीडेन ने समानता के लिए राष्ट्रीय महिला हड़ताल का आयोजन किया और न्यूयॉर्क शहर में अनुमानित 20,000 महिलाओं के मार्च का नेतृत्व किया। जबकि मार्च का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो नौकरियों और शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना था। प्रदर्शनकारियों और कार्यक्रम के आयोजकों ने गर्भपात के अधिकार और बाल देखभाल केंद्रों की स्थापना की भी मांग की थी। फ्रीडेन ने समानता के लिए हड़ताल के बारे में कुछ बताया है, उसको हम लोग समझेंगे। इन्होंने कहा है कि देश भर में सभी तरह के महिला समूह 26 अगस्त को इस सप्ताह का उपयोग विशेष रूप से महिलाओं के जीवन के उन क्षेत्रों को इंगित करने के लिए करेंगे जिन पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए कानून के समक्ष समानता का प्रश्न, हम समान अधिकार संशोधन में रुचि रखते हैं। बाल देखभाल केंद्रों का प्रश्न, जो समाज में पूरी तरह से अपर्याप्त है और जिनकी महिलाओं को आवश्यकता है यदि वे समाज के निर्णयों में मदद करने के लिए मामले में अपना सही स्थान ग्रहण करने जा रही हैं। महिलाओं के अपने प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के अधिकार का प्रश्न, अर्थात राज्य में गर्भपात को प्रतिबंधित करने वाले कानून या उन्हें आपराधिक कानून में डालने वाला कानून। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कानून होगा जिस पर हमें खुद को केंद्रित करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हर महिला अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेगी। कुछ उस दिन खाना नहीं बनाएगी, कुछ अपने पतियों से बातचीत करेगी, कुछ देश भर में होने वाली रैलियों और प्रदर्शनों में शामिल होगी। अन्य लोग ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो उन्हें यह तय करने में मदद करेंगी कि वे कहाँ जाना चाहती हैं। कुछ लोग अपने सीनेटरों और कांग्रेसियों पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून पारित करने के लिए दबाव डालेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी एक बिंदु पर आ सकते हैं। महिलाएं अपने तरीके से अपना काम करेंगी। गर्भपात कानूनों के निरसन के लिए राष्ट्रीय संघ।
फ्रीडन ने गर्भपात कानूनों के निरसन के लिए राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात को वैध घोषित करने के बाद राष्ट्रीय गर्भपात अधिकार एक्शन लीग कर दिया गया। राजनीति की बात कर लेते हैं। इनका नाम राजनीति से भी जोड़ा जाता है। तो 1970 में फ्रीडन ने सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवार जी हैरोल्ड कार्सवेल के नामांकन को पटरी से उतारने में अन्य नारीवादियों का नेतृत्व किया, जिनके नस्लीय भेदभाव और नारीवाद विरोधी रिकॉर्ड ने उन्हें नागरिक अधिकारों और नारीवादी आंदोलनों में लगभग सभी के लिए देश के सर्वोच्च अदालत में बैठने के लिए अस्वीकार्य और अयोग्य बना दिया गया था कि आप इस पोस्ट के लायक नहीं हैं। सीनेट के समक्ष फ्रीडन ने भावुक गवाही ने कार्सवेल के नामांकन को डूबने में मदद की। तो फ्रीडन ने एक भावुक गवाही दी और जिससे कि कार्सवेल का जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया। 1971 में फ्रीडन ने ग्लोरिया स्टीनम, जिनके साथ उनकी पौराणिक प्रतिद्वंद्विता थी, सहित कई अन्य प्रमुख महिला आंदोलन नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रवादी महिला राजनीतिक काकस की स्थापना इन्होंने की थी। 1972 में फ्रीडन ने कांग्रेस वुमेन शर्ली चिशोल्म के समर्थन में 1972 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, लेकिन असफल रहे। उस वर्ष डीएनसी में फ्रीडन ने एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई और सम्मेलन को संबोधित किया। हालांकि वह अन्य महिलाओं, विशेष रूप से स्टीनम के साथ इस बात पर भिड़ गई थी कि वहाँ क्या किया जाना चाहिए और आखिर में कैसे किया जाना चाहिए। आंदोलन की छवि और एकता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली नारीवादियों में से एक फ्रीडन जो हैं, उन्होंने नारीवाद को समलैंगिकता के बराबर मानने का विरोध किया। 1964 की शुरुआत में आंदोलन के बहुत पहले द फेमिनिन मिस्टिक के प्रकाशन के केवल एक साल बाद फ्रीडन इस तथ्य को संबोधित करने के लिए टेलीविज़न पर दिखाई दी कि मीडिया उस समय आंदोलन को एक मजाक के रूप में खारिज करने की कोशिश कर रहा था और ब्रा पहनने या न पहनने और अन्य हास्यास्पद माने जाने वाले मुद्दों के इर्द गिर्द तर्क और बहस को केंद्रित कर रहा था। मीडिया ये कह रहा था कि ये क्या बकवास की बातें हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है। 1982 में दूसरी लहर के बाद उन्होंने पारिवारिक जीवन के बारे में द सेकेंड स्टेज नामक पोस्ट फेमिनिस्ट 1980 के दशक के लिए एक किताब लिखी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, द सेकेंड स्टेज जो बुक है ये उनकी पारिवारिक जीवन के बारे में लिखी गई बुक है, जो महिलाओं द्वारा सामाजिक और कानूनी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने पर आधारित थी। उन्होंने नारीवादी आंदोलन को आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से रोजगार और व्यवसाय में समानता के साथ साथ बाल देखभाल और अन्य साधनों के प्रावधान, जिसके द्वारा महिला और पुरुष दोनों परिवार और काम को संतुलित कर सकते हैं। उन्होंने गर्भपात पर ध्यान कम करने की कोशिश की, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे पहले से ही जीत लिया गया था, और बलात्कार तथा पोर्नोग्राफी पर, जिसके बारे में उनका मानना था कि ज़्यादातर महिलाएं उच्च प्राथमिकता नहीं मानती हैं। समलैंगिक राजनीति की टॉपिक पे हम लोग इनको देख लेते हैं। जब वह इलिनोइस के पियोरिया में पली बढ़ी तो वह केवल एक समलैंगिक व्यक्ति को जानती थी। उसने कहा, समलैंगिकता के पूरे विचार से मुझे बहुत असहज कर दिया था। उसने बाद में स्वीकार किया कि वह बहुत सीधी सादी थी और समलैंगिकता को लेकर असहज थी। महिला आंदोलन सेक्स के बारे में नहीं था, बल्कि नौकरियों और बाकी सभी चीज़ों में समान अवसर के बारे में था। हाँ, मुझे लगता है कि आपको यह कहना होगा कि यौन पसंद की स्वतंत्रता इसका हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने शुरू में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, जिसकी ये खुद संस्थापक थी, में समलैंगिकों को नज़रअंदाज किया और समान समय के लिए उनकी मांगों पर आपत्ति जताई। समलैंगिकता मेरी राय में महिला आंदोलन का सार नहीं है, ये कहना बेटी फ्रीडन का था। सभी दमन का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक एकजुटता के रूप में कार्य
कार्य के रूप में बैंगनी रंग के पट्टी पहनने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह गर्भपात और बाल देखभाल की मुख्य धारा के मुद्दों का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1977 में राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में उन्होंने समलैंगिक अधिकारों के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बारे में सभी ने सोचा था और कि मैं इसका विरोध करूंगी ताकि किसी भी बहस को रोका जा सके और अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ें, जो उनका मानना था कि समान अधिकार संशोधन को अमेरिकी संविधान में जोड़ने के प्रयास में अधिक महत्वपूर्ण और कम विभाजनकारी थे। उन्होंने समलैंगिक कामुकता को स्वीकार किया, यद्यपि इसका राजनीतिकरण नहीं किया। 1995 में चीन के बीजिंग में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे सम्मेलन में उन्होंने पाया कि चीनी अधिकारियों द्वारा टैक्सी ड्राइवरों को दी गई सलाह कि नग्न समलैंगिक महिलाएं उनकी कारों में घुमंतू होंगी, अपने ड्राइवरों को अपनी कैब की खिड़कियों के बाहर चादरें लटका देनी चाहिए और यह कि समलैंगिकों को एड्स होगा। उन्होंने 2000 में लिखा कि मैं अब पूरे मुद्दे को लेकर अधिक निश्चिंत हूँ। 2022 में पियोरिया पब्लिक स्कूल जिले के न्यासी बोर्ड ने वाशिंगटन गिफ्टेड स्कूल का नाम बदलकर फ्रीडन के नाम पर रखने का विचार किया, लेकिन बोर्ड के एक सदस्य ने फ्रीडन की टिप्पणियों को LGBT की लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना और इसलिए स्कूल के लिए एक और नाम रिजर्वायर गिफ्टेड अकेडमी चुना गया। गर्भपात का विकल्प के बारे में इनकी क्या राय थी? उन्होंने इस अवधारणा का समर्थन किया कि गर्भपात एक महिला की पसंद है कि यह अपराध नहीं होना चाहिए या विशेष रूप से डॉक्टर या किसी अन्य व्यक्ति की पसंद नहीं होनी चाहिए और ऐसे समय में नाराल NARAL जो कि प्रो चॉइस अमेरिका के नाम से जाना जाता है बनाने में मदद की, जब प्लान्ड पेरेंटहुड अभी तक इसका समर्थन नहीं कर रहा था। गर्भपात पर बोलने के लिए उनके खिलाफ कथित मौत की धमकियों के कारण 2 कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। हालांकि बाद में मेजबान संस्थानों में से एक लोयोला कॉलेज में उन्हें गर्भपात और अन्य समलैंगिक अधिकारों के मुद्दे पर बोलने के लिए वापस आमंत्रित किया गया और उन्होंने ऐसा किया। नाउ के अर्थात नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन के पहले उद्देश्य के उनके मसौदे में गर्भपात की तख्ती शामिल थी, लेकिन नाउ ने इसे अगले साल तक शामिल नहीं किया। 1980 में उनका मानना था कि गर्भपात जो है वो बच्चे पैदा करने के विकल्प के संदर्भ में होना चाहिए, एक सूत्रीकरण जिसका समर्थन रोमन कैथोलिक पादरी ने उस वर्ष व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिलीज में कैथोलिक भागीदारी का आयोजन करके किया। हालांकि शायद उनके ऊपर के बिशपों जो बिशप वहाँ पे रहते हैं उन पे नहीं किया गया था। इस सूत्रीकरण को शामिल करने का प्रस्ताव सम्मेलन में 460 से 114 के अंतर में पारित हुआ, जबकि गर्भपात ERA और यौन वरीयता को संबोधित करने वाला प्रस्ताव जो है वो 292-291 से पारित हुआ और वह भी केवल गर्भपात के 50 विरोधियों के बाहर चले जाने के बाद, और इसलिए इस पर मतदान नहीं हो पाया था। वह उस प्रस्ताव से असहमत थी जिसमें गर्भपात को अधिक नारीवादी शब्दों में तैयार किया गया था, जिसे उसी व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिलीज के परिणाम स्वरूप मिनियापोलिस क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया गया था। उनका मानना था कि यह अधिक ध्रुवीकरण करने वाला है, जबकि मसौदा तैयार करने वालों ने स्पष्ट रूप से फ्रीडम के सूत्रीकरण को बहुत रूढ़िवादी माना था। 2000 तक उन्होंने नाउ और अन्य महिला संगठनों को समय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ बताते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे हिसाब से गर्भपात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाल के वर्षों में मैं इस आंदोलन के गर्भपात पर संकीर्ण ध्यान को लेकर थोड़ा असहज हो गई हूँ, जैसे कि यह महिलाओं के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने पूछा, हम उन सभी लोगों के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ते जो जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जिनमें गर्भपात का विरोध करने वाले कैथोलिक भी शामिल हैं और बच्चे पैदा करने के विकल्प के लिए लड़ते हैं।
प्रभाव की बात यदि करें तो फ्रीडन को समकालीन नारीवादी आंदोलन शुरू करने और एक ऐसी किताब लिखने का श्रेय दिया जाता है जो अमेरिकी नारीवाद की आधारशिलाओं में से एक है। उनके कार्यकर्ता कार्य और उनकी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक ने लेखकों, शिक्षकों, मानव विज्ञानी, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, संगठनों, यूनियनों और नारीवादी आंदोलन में भाग लेने वाले रोजमर्रा की महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। द फेमिनिन मिस्टिक ऑफ ब्रेटी फ्रीडन, द मिस्टिक ऑफ ब्रेटी फ्रीडन में एलन वुल्फ लिखते हैं। ये एलन वुल्फ की बुक लिखी गई है द मिस्टिक ऑफ ब्रेटी फ्रीडन। उन्होंने न केवल सोच बल्कि अमेरिकी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद की, लेकिन हाल की किताबें उनके काम के बौद्धिक और व्यक्तिगत स्रोतों पर सवाल उठाती हैं। हालांकि इसके प्रकाशन के बाद से द फेमिनिन मिस्टिक में फ्रीडन के काम पर कुछ बहस हुई। जूडिथ हेनेसी जो इनकी बुक लिखती हैं बेटी फ्रीडन हर लाइफ, और स्मिथ कॉलेज में अमेरिकी अध्ययन के प्रोफेसर डैनियल होरोविच ने भी फ्रीडन के बारे में लिखा है। होरोविच ने द फेमिनिन मिस्टिक्स पर काम शुरू करने से पहले महिला आंदोलन के साथ फ्रीडन की भागीदारी का पता लगाया और बताया कि फ्रीडन का नारीवाद 1950 के दशक में नहीं बल्कि उससे भी पहले 1940 के दशक में शुरू हो चुका था। अपने अध्ययन को फ्रीडन के निजी जीवन के बजाय नारीवाद के उनके विचारों पर केंद्रित करते हुए होरोविच की पुस्तक ने फ्रीडन को अमेरिकी नारीवाद के इतिहास में एक प्रमुख भूमिका दी। जस्टिन ब्लाउ भी फ्रीडन से काफ़ी प्रभावित थी। बेटी फ्रीडन फेमिनिस्ट में ब्लाउ ने फ्रीडन के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर नारीवादी आंदोलन के प्रभाव के बारे में लिखा है। तो बेटी फ्रीडन फेमिनिस्ट करके जो बुक है ये ब्लाउ की लिखी गई है, जस्टिन ब्लाउ के द्वारा। लिसा फ्रेंडेक्शन बोनान ने वुमेन वर्क्स द स्टोरी ऑफ बेटी फ्रीडन, ये इनकी बुक है। इसमें फ्रीडन के व्यक्तिगत जीवन की गहराई में जाकर उनकी माँ के साथ उनके संबंधों के बारे में लिखा है। सैंड्रा हेनरी और एमिली टैड जो हैं वो बेटी फ्रीडन फाइटर फॉर वुमेन राइट्स, और सुजैन टेलर बैड बेटी फ्रीडन वॉइस ऑफ वुमेन राइट एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ने फ्रीडन के जीवन और कार्य पर आत्मकथाएं लिखी हैं। पत्रकार जनन शमन ने इंटरव्यूज विथ बेटी फ्रीडन नाम से एक किताब लिखी जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, वर्किंग वीमेन और प्ले बॉय के लिए फ्रीडन के साक्षात्कार शामिल। फ्रीडन जो हैं वो अन्य लोगों के साथ इनको 2013 की डॉक्यूमेंट्री मेकर्स वीमेन हु मेक अमेरिका में दिखाया गया था। मेकर्स ये डॉक्यूमेंट्री एक बनी थी, मेकर्स वीमेन हु मेक अमेरिका, जो महिला आंदोलन के बारे में था। 1914 में फ्रीडन की जीवनी को अमेरिकन नेशनल बायोग्राफी ऑनलाइन से जोड़ा गया था। ओके, पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। स्मिथ कॉलेज से मानवीय पत्रों की मानद डॉक्टरेट इनको 1975 में दिया गया था। अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन की ओर से वर्ष का मानवतावादी पुरस्कार 1975 में। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जर्नलिस्ट एंड ऑथर्स से मोट वेंजिंगर पुरस्कार जो है ये 1979 में दिया गया है। 1981 से 83 के बीच तक बोनी तिबुर्जी ने विंग्स क्लब के लिए 3 महिलाओं की उपलब्धि लंच का आयोजन किया जिसमें फ्रीडन सहित कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया था। स्टोनी ब्रुक स्टेट यूनिवर्सिटी से मानवीय पत्रों में मानद डॉक्टरेट की उपाधि 1985 में इनको दिया गया। एलेनोर रूजवेल्ट लीडरशिप अवार्ड जो है वो 1989 में। ब्रैडली विश्वविद्यालय से मानवीय पत्रों की मानद डॉक्टरेट 1991। राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल इनको 1993 में किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि 1994 में। पिछले 75 वर्षों की 75 सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं ग्लैमर पत्रिका ने फ्रीडन को उनमें से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था 1914 में। ओके, इनके कुछ कोट हैं इम्पॉर्टेंट, उनको हम लोग देख लेंगे। तो इन्होंने अपनी जीवनी लाइफ सो फार जो है इसमें इन्होंने लिखा है कि यह
सच तो यह है कि मैं हमेशा से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव की रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी नरम हो गई हूँ, मुझे पता नहीं है। तो ये बात ब्रेटी फ्रीडन जो है लाइफ सो फार में लिखती हैं, जो कि इनकी जीवनी है। एक महिला के लिए एक पुरुष की तरह स्वयं को खोजने का, स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में जानने का एकमात्र तरीका जो है वो स्वयं का रचनात्मक कार्य है। और ये इनका कथन जो है द फेमिनिन मिस्टिक में लिखा गया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, जो कि आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, चूँकि ये फेमिनिज़म से रिलेटेड कोट है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। एक महिला के लिए एक पुरुष की तरह स्वयं को खोजने का, स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में जानने का एकमात्र तरीका स्वयं का रचनात्मक कार्य है। ओके, इनकी महत्वपूर्ण 6 किताबें हैं। तो द फेमिनिन मिस्टिक, या आप सभी को पता है 1963, इट चेंज माई लाइफ, राइटिंग्स ऑन द वुमेन्स मूवमेंट 1976, द सेकेंड स्टेज 1981, द फाउंटेन ऑफ एज 1993, बियॉन्ड जेंडर 1997, लाइफ सो फार 2000 में इनकी बुक पब्लिश होती है। ओके, हम लोग कुछ बुक के फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द फेमिनिन मिस्टेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, जो कि इन्होंने अपना एक लेख लिखा था। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द फाउंटेन ऑफ एज, द सेकेंड स्टेज, लाइफ सो फार, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, और ये है इट चेंज माई लाइफ। तो दोस्तों, आज हम लोग बेटी फ्रीडन के बारे में डिस्कस किए। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और फिर भी अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करिए। अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।